वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कि यदि आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, उस समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो बात करते हैं बच्चों, टॉपिक क्या है अपना, समरूप विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि द्विध्रुव तो आपने पता है क्या होता है। इसमें दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, यानी दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है बच्चों। फिर अपन ने बोला कि ये द्विध्रुव का केंद्र होता है, ये वाली दूरी ए, ये वाली दूरी भी ए। फिर अपन ने बोला कि इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बच्चों, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अपन ने बोला द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, चलो जी अच्छी बात है, सदिश राशि है। फिर अपन इसकी दिशा बता देते हैं, तो दिशा किधर होगी बच्चों इसकी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। चलो जी, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अब अपन क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रख लेते हैं बच्चों। ये लो जी, ये अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में मैंने क्या किया, इस द्विध्रुव को रख दिया। ये इसका प्लस क्यू आवेश, ये इसका माइनस क्यू आवेश। अब देखो बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इस प्लस क्यू आवेश की बात करूं तो इस पे बल लगेगा इधर की ओर प्लस क्यू। अगर मैं इस माइनस आवेश की बात करूं तो इस पे बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा माइनस क्यू। ये चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे से बात कर ली थी अपन ने इसकी, कि यहां पर प्लस क्यू आवेश जो होता है उस पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, जबकि माइनस क्यू आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अपने से विपरीत बल लगाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां से अपन ने एक चीज बोली थी, एक तो द्विध्रुव में दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। दूसरी बात, अपन ने विद्युत क्षेत्र जो लिया है वो कैसा लिया है, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, समान हो। यानी जितना विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बनेगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर। हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। फिर अपन ने एक बात बोली थी कि यदि अपन बात करें QE, ये प्लस QE है, ये माइनस QE, इन दोनों बलों का परिमाण आपस में क्या होता है, समान होता है। और समान होने के कारण इस द्विध्रुव पर जो नेट बल होता है बच्चों वो कितना होता है, 0। नेट बल कितना होता है, 0। फिर दूसरी बात अपन ने ये बोली कि इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग है। दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, देखो ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश है, ये वाला बल इस रेखा के अनुदिश, यानी जिस लाइन के अनुदिश ये बल लग रहे हैं ना, वो दोनों लाइन अलग अलग है, ध्यान रखना। तो फिर अपन ने बोला कि नेट बल तो 0 हो गया, लेकिन यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, बल आघूर्ण। और उस बल आघूर्ण के कारण ये द्विध्रुव क्या करता है, इस विद्युत क्षेत्र में घूर्णन करेगा। फिर अपन ने बोला कि उस बल आघूर्ण का मान कितना होता है बच्चों, तो अपन ने लास्ट, अगर ये वैल्यू कहां से आई ये देखना है तो आपको पहले जो अपने लास्ट वीडियोज हैं, पीछे के जो वीडियोज हैं उनको देख के आना पड़ेगा बच्चों।
तो टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, ये बच्चों बल आघूर्ण का मान होता है। फिर अपन ने बोला कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, P क्रॉस E लिख सकते हो, या अपन बोलेंगे PE साइन थीटा। बल आघूर्ण की वैल्यू कितनी होती है, PE साइन थीटा। यहां से अगर मैं बात करूं थीटा क्या है बच्चों, P व E के मध्य कोण, P व E के मध्य कोण। देखो ये चीजें क्यों बता रहा हूं दोबारा, ये अपन पहले बात कर चुके हैं इनकी, लेकिन ये जो टॉर्क है, बल आघूर्ण है, वो अभी अपन काम में लेंगे, यहां पे काम आएगा अपने पास। तो ध्यान से देखो थीटा क्या है, P और E के बीच का कोण। अब आपको पता है कि P भी सदिश राशि है और E भी सदिश राशि है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस द्विध्रुव की बात करूं तो ये आपके पास P हो गया। देखो P की दिशा किधर होती है बच्चों, माइनस से प्लस आवेश की ओर, माइनस से प्लस आवेश की ओर। तो ये तो P की दिशा होगी। एक सदिश मान लो आप इसको, P सदिश है जो किस दिशा में है, माइनस से प्लस आवेश की ओर। और ये बच्चों आपके पास विद्युत क्षेत्र है, ये लो जी। इन दोनों के बीच का ये वाला जो कोण है ना, इसको अपन ने क्या नाम दिया है, थीटा। ध्यान से देखो, P सदिश और E सदिश के बीच बनने वाला कोण कौन सा है, थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों, अपन यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे दो टॉपिक करेंगे अपन एक साथ। एक तो समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और साथ में ही क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अपने को पता है कि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो अपन दोनों टॉपिक साथ करेंगे, दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे कि पहले कार्य निकालेंगे फिर अपन स्थितिज ऊर्जा, दोनों टॉपिक एक साथ लेके चल रहे हैं। तो अपन ने बोला कि यहाँ पर द्विध्रुव की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी। चलो बल आघूर्ण का मान अपने पास आ गया। अब बच्चों अपन ने जैसे इससे लास्ट वीडियो में बात की थी कि फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है, स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है बच्चों। तो देखते हैं आगे, ये चीज अपनी पड़ी हुई है, इसको अपन मिटा देते हैं। चलो बच्चों ध्यान से देखो, अपन ने बोला कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन परिभाषित है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को मैं लिख रहा हूं डेल्टा यू, और ये क्या होता है बच्चों, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, माइनस कार्य। यहां पे देखो किसकी बात करेंगे अपन, विद्युत बल की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे, विद्युत बल की। अपन ने बोला कि यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो संरक्षी बल यहां पर कौन है, विद्युत बल है, संरक्षी बल है। तो अपन लिख दिया कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर। चलो बच्चों देखते हैं, अपन को कार्य देखते हैं। पहले देखो कार्य निकाल लेते हैं, कार्य कहां से कहां तक क्या आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कि ये जो द्विध्रुव है वो थीटा कोण पे रखा हुआ है, तो ये प्लस क्यू आवेश पर बल इस दिशा में है, माइनस क्यू आवेश पर बल इस दिशा में है। यानी ये जो द्विध्रुव होगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा क्या बच्चों, अपने आप देखो क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन अपन इसको क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपन इसको यहां पे ले आए, सपोज करो यहां पे ले आए, ये आपका माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, और ये वाला जो कोण है इसको मैंने बोल दिया थीटा 2,
और पहले जो रखा हुआ था उसको मैंने बोल दिया θ1। देखो पहले द्विध्रुव जिस कोण पे रखा हुआ था उसको मैंने बोल दिया θ1। अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कहां पे लेके आ गए, θ2 पर। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको θ1 से θ2 तक, देखो ये तो अपने आप तो क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन अपन को इसको कैसे घुमाना है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। और एंटी क्लॉकवाइज कहां से कहां तक घुमाना है, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। अब ध्यान से देखो बच्चों, अपन ने कार्य का फॉर्मूला पढ़ रखा था F डॉट dx। अगर मान लो मैं इस द्विध्रुव को आगे चलाता तब तो आप विस्थापन लिख लेते, ठीक है ना। ये जो कार्य है वो क्या है, वस्तु को आगे चलाने में है, ध्यान से देखो। लेकिन यहां पर जो कार्य होगा वो रोटेशन का होगा। रोटेशन का मतलब इस द्विध्रुव को अपन घुमा रहे हैं इसे। तो ध्यान से देखो, यदि मैं बात करूं कि यहां पर इस द्विध्रुव पर नेट बल तो कितना था, 0। तो यहां पर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो नेट बल तो 0 है अपने पास, कार्य 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये वाला जो बल है वो कहां का है, विस्थापन के लिए है। और यहां पर जो अपन बात करेंगे वो किसके लिए है बच्चों, कोणीय विस्थापन के लिए, कोणीय विस्थापन के लिए। और इस द्विध्रुव को कोणीय विस्थापन कौन करवा रहा है, बल आघूर्ण। अरे बल आघूर्ण के कारण ही तो ये क्या करेगा, घूमेगा, उसी को अपन ने कोणीय विस्थापन बोला है। तो यहां पर अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य कैसे आएगा बच्चों, यहां पर अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य आएगा आपके पास टॉर्क डॉट डी थीटा। अब देखो यहां पर जो कार्य आएगा डी थीटा विस्थापन है, और विस्थापन किसके कारण है बच्चों, बल आघूर्ण के कारण। वहां पे पहले वाले में F डॉट dx था, तो dx विस्थापन किसके कारण था, बल के कारण। तो वहां पर तो बल 0 हो गया था। तो यहां पर जो कार्य आएगा वो किसके कारण आएगा, इस बल आघूर्ण के कारण। इस बल आघूर्ण के कारण जो आपका द्विध्रुव है वो थीटा या डी थीटा कोणीय विस्थापित होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं θ1 से θ2 टोटल कार्य निकालूं तो मुझे समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन की सीमा θ1 से θ2। अब देखो बच्चों ध्यान से, मैंने यहां पर ये समाकलन क्यों लगाया है, आपने टॉर्क पढ़ा था Pe sin थीटा, बल आघूर्ण का फॉर्मूला देखो Pe sin थीटा। और मैंने कहा कि ये टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। देखो टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे थीटा बदलेगा, कोण बदलेगा, वैसे वैसे बल आघूर्ण का मान भी बदलेगा। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि इस बल आघूर्ण का मान कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। लगातार जैसे जैसे कोण बदलेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, बदलेगी। तो जैसे अपन ने परिवर्ती बल के द्वारा कार्य निकाला था, परिवर्ती बल का कार्य क्या था बच्चों, F डॉट dx का समाकलन। वैसे ही अपन देखो बल आघूर्ण का कार्य निकाल रहे हैं, और बल आघूर्ण किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। तो ये भी परिवर्ती है। तो परिवर्ती के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिमिट कितनी होगी, θ1 से θ2। अब देखो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बच्चों, या पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो कार्य आएगा वो किसके द्वारा आएगा, देखो विद्युत बल के द्वारा। किसके द्वारा आएगा बच्चों, विद्युत बल के द्वारा। तो विद्युत बल के द्वारा कार्य कितना हो गया, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 टॉर्क इनटू डी थीटा। अब यहां से देखो डॉट प्रोडक्ट जब आप हटाते हो, डॉट प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या आता है बच्चों, कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आएगा अपने पास, कोस थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ये द्विध्रुव पहले θ1 कोण पे था, तो अगर मैं यहां पे इसकी द्विध्रुव बल आघूर्ण की बात करूं तो बल आघूर्ण की दिशा कौन सी होगी, ये वाली, जिसमें विद्युत क्षेत्र देखो इसको ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। लेकिन अपना जो विस्थापन है वो क्या है, इस बल आघूर्ण की दिशा के विपरीत है।
और विपरीत है तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर माइनस तो मैंने बाहर लिख दिया, और θ1 से θ2 टॉर्क इनटू डी थीटा, ये है दोस्तों। यहां तक क्लियर है। अब देखो टॉर्क की वैल्यू रख लेते हैं अपन कितनी, Pe sin थीटा। तो यहां पर W इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा, -θ1 से θ2, और टॉर्क की वैल्यू होगी Pe sin थीटा डी थीटा, Pe sin थीटा डी थीटा। तो बच्चों इसको नोट करो, आगे देखते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं अपन, देखो W इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, देखो डी थीटा है तो साइन थीटा का समाकलन होगा, Pe को बाहर लिख लेंगे तो -Pe इंटीग्रेशन θ1 से θ2, और ये आपके पास बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं इसकी साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। तो साइन थीटा का समाकलन होता है बच्चों माइनस कोस थीटा, और θ1 से θ2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Pe थीटा की जगह एक बार तो θ2 रखो तो कोस θ2, एक बार θ1 रखो तो कोस θ1। ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, इस इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य। देखो अपन ने बोला कि विद्युत बल के द्वारा कार्य कितना आ जाएगा, Pe cos θ2 माइनस cos θ1, यानी इस द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, Pe cos θ2 माइनस cos θ1। तो देखते हैं आगे। अब अपने पास बच्चों कार्य आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा क्या थी अपने पास, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो नेगेटिव वर्क डन कितना आ जाएगा, -Pe cos θ2 माइनस cos θ1। ये देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आया है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये द्विध्रुव इस थीटा कोण पर है या θ2 कोण पर है, तो जब ये θ2 कोण पे रखा गया था तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बताओ। मेरे को चाहिए केवल स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो देखो कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे विभवांतर के अंदर पढ़ा था अपन ने बोला था कि फिजिक्स में केवल विभवांतर परिभाषित है, विभव परिभाषित नहीं है। तो वहां पर अपन ने क्या किया था, दूसरा बिंदु अनंत को माना था। अनंत पर अपन ने क्या किया था, विभव को 0 किया था। ऐसे ही अपन उसके बाद एक कंडीशन और भी आई थी अपनी कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होती है बच्चों, 0 मानते थे। लेकिन आज यहां पर देखो इसमें 1 को 0 करना है मुझे, तब मुझे अपन ये बोल सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा आ गई आपके पास। ये तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो अब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एजम्पशन लेते हैं। एक छोटा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा अपने को बच्चों, और वो एजम्पशन क्या है ध्यान से सुनना मेरी बात। अपन क्या करते हैं कि माना θ1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। θ1 कितना है बच्चों, 90 डिग्री। θ1 कौन सा था, जिस कोण पर पहले द्विध्रुव रखा गया था, वो थी इसकी प्रारंभिक स्थिति। बोलो बच्चों, क्लियर है इतनी सी बात। प्रारंभिक स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति वाला जो कोण है वो कितना मान लिया अपन ने, 90 डिग्री।
अब यहां पर एक कंडीशन और माननी पड़ेगी कि जब θ1 90 डिग्री था, यानी 90 डिग्री पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आपको कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों? 0। देखो थोड़ा सा नई टर्म आ गई अपने पास। आज तक अपन ये बोलते आ रहे थे कि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं कि 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0 है। एक बार एजम्पशन देखते हैं, आगे आ जाएगा अपने पास। θ1 90 डिग्री है और 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है बच्चों? 0। तो u इसको ऐसे लिख लो ना, u θ2 माइनस u θ1 इक्वल्स टू माइनस pe cos θ2 माइनस cos θ1। देखो फाइनल स्थिति कौन सी है? θ2 वाली, और प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? θ1 वाली। तो इसको मैंने लिख दिया u θ1 माइनस u θ2 माइनस u θ1। तो अब ऊपर वाला जो कंडीशन अपन ने मानी है उस कंडीशन को लगाते हैं। तो ये कंडीशन क्या बनेगी अपने पास? θ1 90 डिग्री है और 90 डिग्री पर u कितना था बच्चों? 0। तो u θ2 ये माइनस 0 हो गया, तो माइनस pe cos θ2 माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। तो u θ2 इक्वल्स टू माइनस pe cos θ2। अब देखो मेरे पास एक ही कोण है, एक ही कोण है θ2, तो इसको मैं थीटा ही मान लूं केवल। तो u θ इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस pe cos θ। ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर आपके पास क्या आ गई? स्थितिज ऊर्जा। पर्टिकुलर किसी एक विशेष कोण पर, जैसे आपको सीधा सा पूछ ले कि कोई द्विध्रुव है समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर 60 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, तो वहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बताओ कितनी होगी? माइनस pe cos θ। बोलो बच्चों क्लियर है यहां तक? ये अपने पास किसी एक कंडीशन पर क्या आ गई बच्चों? विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। सीधी सी बात है, आपको सीधा पूछेगा कि द्विध्रुव किसी कोण पे रखा हुआ है, उस कोण पर उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताओ। अब बच्चों बात करते हैं अपन। देखो अपने पास किसी एक कोण पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ गई कितनी? माइनस pe cos θ। अब अपने पास कुछ स्पेशल कंडीशन है, वो देखो ध्यान से। अपने पास पहली बात तो ये कि जब अपन द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र में, किसकी बात कर रहे हैं अपन? समरूप विद्युत क्षेत्र की, समरूप विद्युत क्षेत्र की। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में एफ नेट तो कितना होता है बच्चों? 0। यानी यदि अपन बात करें कि द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? 0। एक फार्मूला अपन ने निकाला था किसका? बल आघूर्ण का, कितना होता है? pe sin θ। एक अपन ने यहां पर ऊर्जा निकाल ली कितनी? माइनस pe cos θ। ये तीन कंडीशन अपन ने काम में ली है, या तीन फॉर्मूले अपने पास आए हैं। अब यहां पर देखो सबसे पहली कंडीशन अपन ये करते हैं कि यदि आपके पास थीटा कितना हो? 90 डिग्री। थीटा कितना हो? 90 डिग्री। यानी आपका द्विध्रुव देखो कहां पे रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री पे रखा हुआ है, ऐसे। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो यहां पर एफ नेट तो अभी भी क्या रहेगा? 0। एफ नेट तो अभी भी 0 रहेगा। लेकिन बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण देखो pe sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है क्या? तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? pe। और इस कंडीशन में इस बल आघूर्ण की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और यहां पर अपन बात करें किसकी? ये थीटा था अपने पास, तो यहां पर u थीटा यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? माइनस pe cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। तो यहां पर u 90 कितना आ गया? 0। देखो अपन ने पहले वहां पे एजम्पशन लिया था कि 90 डिग्री पर
जो स्थितिज ऊर्जा थी वो कितनी लिखी थी अपन ने, 0, और यहाँ से 0 ही आ रही है। देखो वो तो आनी थी, अपने को पता है कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। चलो ये कंडीशन। फिर अगली देखो कि यदि आपके पास थीटा कितना हो, 0 डिग्री, तो थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ कि एफ नेट तो अभी भी 0 है। एफ नेट 0 है, देखो ध्यान से देखो, ये आपके पास समरूप विद्युत क्षेत्र। थीटा 0 कब होगा बच्चों, जब आप इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखोगे। तो ये तो अब देखो, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, Pe साइन थीटा, यहां पर थीटा आपने 0 लिखा है, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, P और E के बीच का। तो P की दिशा देखो, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब P और E के डायरेक्शन सेम है। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तभी तो आपके पास P की दिशा ये होगी बच्चों। देखो P की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहां पर अपन ने बोला कि थीटा कितना है, 0 है, तो P और E के बीच का थीटा अभी इसी कंडीशन में 0 होगा। जब आप इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू लोगे तो P की दिशा भी ये होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये होगी, तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहां से देखो टॉर्क Pe साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, सॉरी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां पर बल आघूर्ण का मान कितना हो गया, 0। अब देखो एफ नेट भी 0 और बल आघूर्ण भी 0, मतलब ये वाला जो द्विध्रुव है वो जैसे पड़ा था वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। यानी इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों साम्य स्थिति, द्विध्रुव की साम्य स्थिति। अब अपने पास इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्य होता है, ठीक है ना। अब साम्य अपने पास दो प्रकार का होता है, एक तो स्थायी साम्य और एक अस्थायी साम्य। तो अपन बात करते हैं किसकी, इस वाली कंडीशन में ऊर्जा कितनी आएगी बच्चों, u थीटा, देखो माइनस Pe कोस थीटा, तो माइनस Pe कोस 0 डिग्री। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई बच्चों, u थीटा इक्वल्स टू माइनस Pe। ध्यान से देखो, कोस थीटा कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अपन ने बोला कि कोस 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, लेकिन देखो माइनस लगा हुआ है बच्चों, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इस माइनस के कारण कितनी हो गई, -1 हो गई। यानी यहां पर ये जो ऊर्जा है वो कैसी हो गई, मिनिमम हो गई। ध्यान से देखो, ये ऊर्जा कैसी हो गई, मिनिमम। वैसे तो अपन को पता है कि कोस 0 पर मैक्सिमम होता है, कोस 0 1 होता है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब कोस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, या तो 0 या फिर -1। तो यहाँ पे देखो वैल्यू -1 आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, मिनिमम। और एक चीज याद रखना बच्चों कि जब अपने पास स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होती है तो वो सिस्टम हमेशा किस में होता है, स्थायी साम्य के अंदर। या अपन ऐसे बोले कि वो सिस्टम हमेशा किस में रहेगा, स्थायित्व में रहेगा, स्थायी रहेगा। क्लियर है इतनी सी बात। देखो यहां पर जब इस द्विध्रुव को आपने ऐसे रखा, यानी कोण कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री है, तो देखो इस धनावेश पर बल इधर लग रहा था, इस ऋणावेश पर बल इधर लग रहा है, तो नेट बल तो 0 हो गया, नेट बल 0 हो गया। अब देखो इस द्विध्रुव पर दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा उसकी क्रिया रेखा भी एक ही हो गई। ध्यान से देखो, ये तो प्लस QE और ये माइनस QE, दोनों देखो एक ही रेखा के अनुदिश लग रहा है, इसी के अनुदिश। तो अब यहां पर कोई बल आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा कि इसको घुमा सके। तो अब ये जो द्विध्रुव है ना वो एकदम से आराम से बैठा है, इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। यानी इसकी जो ऊर्जा है वो भी मिनिमम है, बल आघूर्ण भी 0 है और एफ नेट भी 0 है। तो ये वाला जो साम्य होगा वो कैसा होगा बच्चों, स्थायी साम्य होगा। कैसा साम्य होगा, स्थायी साम्य में। चलो तीसरी कंडीशन अपन बात करते हैं कौन सी, कि इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 का मतलब ये होता है बच्चों, ये आपके पास समरूप विद्युत क्षेत्र, ये मेरे पास द्विध्रुव इसके अंदर। अब थीटा 180 मतलब P और E के बीच 180 डिग्री बनना चाहिए। तो E की डायरेक्शन तो ये है, P की डायरेक्शन इसके अपोजिट कब होगी, जब आप इसको -Q और इसको +Q लोगे। तो अब अपने पास P की दिशा ये हो गई,
और ई की दिशा इसके विपरीत है, तो थीटा कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो एफ नेट तो अभी भी क्या होगा, इस पर 0 होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो नेट बल होता है बच्चों वो हमेशा 0 होता है, कुछ भी सोचना नहीं है। द्विध्रुव आप कैसे भी रख दो, किसी भी कोण पे रख दो, एफ नेट कितना होगा 0। अब अपन बात करते हैं टॉर्क की, तो यहां पर देखो पीई साइन 180 डिग्री और साइन 180 भी कितना होता है बच्चों 0, तो टॉर्क की वैल्यू यहां से भी क्या आ गई 0। अब देखो जब आपने इसको 180 डिग्री पे रखा तब भी एफ नेट 0 और टॉर्क 0, यानी अभी भी ये किस में है, साम्य स्थिति में है। लेकिन अब बात करते हैं किसकी, ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्या होगी माइनस पीई कोस 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1, तो ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, प्लस में, और ये वैल्यू ऊर्जा की कैसी होगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखो अब वैल्यू माइनस में नहीं आ रही है, कोस 180 कितना हो गया -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यू की वैल्यू आ गई प्लस पीई, जो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। और ध्यान से देखो अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी निकाय की यदि स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है तो वो स्थायी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो, आपका प्लस क्यू आवेश यहां पर है, ध्यान से देखो प्लस क्यू आवेश यहां पर है, तो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो इसके विपरीत दिशा में। तो इस वाली कंडीशन में ध्यान से देखो, इस द्विध्रुव को मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा 180 डिग्री पर, तब जाके यहां पे क्या होगा, ये जो बल आघूर्ण है वो 0 होगा। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ना तो फटाक से वापस पोजीशन बदल लेगा, प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। देखो जब तक आप इसको पकड़ के रखोगे ना यहाँ पे, तब अपने पास ये क्या है, साम्य में है। क्योंकि जब तक आप इसको 180 पे पकड़ के रखोगे ना तब तक इस पे बल आघूर्ण कितना रहेगा 0। लेकिन इसकी ऊर्जा देखो बच्चों मैक्सिमम है, स्थितिज ऊर्जा देखो मैक्सिमम है। आप जैसे ही छोड़ोगे ये फटाक से क्या होगा, अपने डायरेक्शन बदल लेगा, प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा, माइनस क्यू आवेश विपरीत दिशा में। तो ऐसे साम्य को अपन बोलते हैं बच्चों अस्थायी साम्य। क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी साम्य अवस्था बोलते हैं। तो ये कंडीशन क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, याद रखना है अपने को अच्छी तरीके से। अब बच्चों अपन बात करते हैं, अपने पास स्थितिज ऊर्जा आ गई किसी थीटा कोण पर, कितनी माइनस पीई कोस थीटा, ये स्थितिज ऊर्जा आ गई अपने पास। अब देखो कोस थीटा है तो इसको अपन डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं क्या, तो यू थीटा इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। देखो पी भी सदिश राशि है और ई भी सदिश राशि है, तो कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट के लिए आता है, तो अपने यू थीटा इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। अब देखो बच्चों आगे बात करते हैं अपन, यहां से अपन बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो मैंने कहा था दोनों टॉपिक साथ चलेंगे अपने। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इससे पहले कार्य कितना आया था बच्चों अपने पास, ये आया था पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब यहां से देखो अपने को ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इतना बड़ा याद नहीं रखना है। अपने पास किसी एक कोण पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, तो अपन ने क्या बोला था कि यदि आपके पास कार्य पूछे किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का, यानी विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, तो वो तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या था, माइनस हो या नेगेटिव हो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर। तो यहां से माइनस उठा के यहां पे लगा दिया मैंने। अगर आपको पूछे कार्य किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, बाह्य स्रोत का कार्य पूछे, तो आप सीधा क्या कर दोगे बच्चों, डेल्टा यू कर दोगे। जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, यही बात की थी अपन ने कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, सरंसी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर। अगर आपको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर करना है किसके, बाह्य स्रोत के कार्य के, तो आप उसको पॉजिटिव कर दो। तो ये दोनों संबंध आ गए अपने पास। अब अपने को ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप सीधा क्या करोगे, जैसे आपको पूछे क्वेश्चन कि कोई द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाता है, तो विद्युत बल द्वारा कार्य कितना हो जाएगा, माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। बाह्य स्रोत का कार्य पूछे तो सीधा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या आएगा बच्चों, यहां पे देखो माइनस u θ2 माइनस u θ1। या आपको बाह्य का स्रोत का कार्य पूछे तो आप सीधा लिख दो u θ2 माइनस u θ1, क्योंकि यहां पर देखो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो नोट करो बच्चों, ये था अपने पास कार्य। आपको ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आपको एक कोण पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मिल गया अपने पास कि यदि कोई द्विध्रुव है किसी एक कोण पर हो, जैसे थीटा कोण पर हो, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस पीई कोस थीटा। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को 60 डिग्री से 120 डिग्री तक घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर। बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, तो देखो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। अगर अपन W की बात करें, W एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। आप इसको दोनों तरफ से बोल सकते हो। अपन ने क्या बोला था कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर। या आप बोल सकते हो कार्य किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो अपने पास दो स्थितियां हैं, θ1 तो है आपके पास 60 डिग्री और θ2 है आपके पास 120 डिग्री। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, बताओ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, ये हो जाएगा u θ2 माइनस u θ1, यही होगा बच्चों। u θ2 कितना आ जाएगा, माइनस पीई कोस 120 डिग्री। देखो θ2 वाली कंडीशन कौन सी है, 120 डिग्री। अब ध्यान से देखो u θ2 क्या है, 120 डिग्री पर जब द्विध्रुव था तो इसकी स्थितिज ऊर्जा θ1, यहां पे देखो u θ1 क्या है, 60 डिग्री पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो एक कोण पर स्थितिज ऊर्जा तो निकाल लिए अपन ने, कितनी होती है, माइनस पीई कोस थीटा। तो पहले तो अपन ने u θ2 माइनस u θ1, θ2 कितना है 120 डिग्री, फिर माइनस u θ1 कितना हो जाएगा, माइनस पीई कोस 60। देखो ये माइनस फॉर्मूला के अंदर, फिर ये स्थितिज ऊर्जा माइनस पीई कोस थीटा। यहां से क्या बनेगा, माइनस पीई कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1/2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीई कोस 60 है तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2।
तो यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Pe/2 प्लस Pe/2 कितना आ जाएगा बच्चों, Pe आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का कार्य कितना हो गया बच्चों, Pe। अगर आपको पूछे कि विद्युत क्षेत्र ने कितना कार्य किया, देखो क्वेश्चन में है अपने पास कि बाह्य स्रोत का कार्य पूछा है आपको, तो बाह्य स्रोत का कार्य कितना होता है, यहां से W एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा U। अगर आपको पूछे कि विद्युत क्षेत्र ने कितना कार्य किया, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, माइनस। तो यहाँ पर अगर अपन इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें कि विद्युत बल ने कितना कार्य किया, तो वो हो जाएगा माइनस डेल्टा U, और माइनस डेल्टा U कितना है यहाँ पर, माइनस Pe के बराबर। बोलो बच्चों क्लियर हुआ क्वेश्चन। यहां से अपन क्या करेंगे, θ1 पर स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, θ2 पर स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा, U-θ2 माइनस U-θ1, दोनों की वैल्यू रखी, तो बाह्य स्रोत द्वारा कार्य कितना आ गया, Pe, और विद्युत बल द्वारा कार्य कितना आएगा बच्चों, माइनस Pe। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर अपन बात करेंगे किसकी, संधारित्र की, कैपेसिटर की। कैपेसिटर कितने टाइप का होता है, कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, उसका यूज कैसे होता है, सारी बातें करने वाले हैं बच्चों। तो तब तक के लिए थैंक यू।